नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रभावी कार्यक्रम आर पार। बिहार चुनाव का क्लाइमैक्स करीब आ चुका है, लेकिन नतीजों से पहले मगध के चुनावी मैदान में नेपाल और बांग्लादेश की जबरन एंट्री कराई जा रही है। क्यों, कैसे और कब, आपको सब बताऊंगा मैं। आर पार में डराया और धमकाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हम हारे तो बिहार को नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे। ये शब्द किसी और के नहीं, राजद के वरिष्ठ नेता और एमएलसी सुनील कुमार सिंह के हैं। और उन्होंने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने ये बातें कही हैं। सियासत का ये कैसा पैमाना है कि अगर महागठबंधन की जीत हुई तो पूरा चुनावी तंत्र सही माना जाएगा, लेकिन अगर हार हो गई तो सड़कों को नेपाल और बांग्लादेश बनाने की धमकी दी जाएगी। यानी हम जीते तो सब सही और अगर हारे तो कॉन्स्पिरेसी। इससे पहले आपको याद होगा जब राहुल गांधी कह चुके हैं कि बिहार का जेन ज़ी चुनाव में वोट चोरी नहीं होने देगा। सवाल है कि कौन सी वोट चोरी, जिसका ना कोई ठोस सबूत है ना कोई ठोस आधार, बस कुछ दावे हैं और उन दावों पर शायद उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है जो ये खुद दावे कर रहे हैं। अगर होता तो अभी तक चुनाव आयोग को एफिडेविट हलफनामा दे दिया गया होता। सवाल है कि विपक्ष के जीतते ही चुनाव की पूरी प्रक्रिया सही हो जाती है और हारते ही खराब कैसे हो जाती है। मैं आपसे पूछता हूं व्यूअर्स, ये आपकी बात है। विपक्ष की जीत के वक्त भी तो चुनाव आयोग वही होता है, अर्धसैनिक बल वही होते हैं, अधिकारी भी वही होते हैं, कर्मचारी भी वही होते हैं और जनता जनार्दन भी वही होती है। तो उनकी हार के वक्त अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं। आज आर पार में इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा, सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, बिहार का चुनाव और धमकी नेपाल की। क्यों? स्वागत है आपका आज आर पार के इस बेहद खास एडिशन में, क्योंकि आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। मारम सिक्सर के 6 गोली छाती में, यही जंगल राज की आहट है। बिहार में नतीजों के एक दिन पहले की रात बहुत भारी है। 14 नवंबर को किसका नंबर लगेगा? फिलहाल सबके दावे तो अपनी जीत के हैं। बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए की सरकार हमारी भारी बहुमत से बनने जा रही है। बिहार में क्यों इन लोगों को वोट देगा? दंगा फैलाने के लिए, हिंदू मुसलमानी करने के लिए, रोहिंग्या को बचाने के लिए। लालू यादव जैसे भ्रष्ट को क्यों वोट देगा? इस बीच आरजेडी नेता सुनील सिंह ने अपने बयान से बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। ये बेईमान लोग जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। कौन माई का लाल पैदा लिया है इस बिहार में, जो माननीय नीतीश कुमार जी के एनडीए की सरकार में कानून को अगर कोई अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो चुनाव आयोग तो मुकम्मल व्यवस्था किया ही है। ऐसे बयान राजनीति के केवल छुरछुरी पटाखा है। नतीजों से पहले दोनों तरफ से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। इस बीच सासाराम समेत कई जगहों पर ईवीएम की सुरक्षा को लेकर हंगामा हुआ। कहा गया ट्रकों में रखकर नकली ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंचाए जा रहे हैं। हालांकि जांच में दावे सही साबित नहीं हुए। तो ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की जो सूचना थी वो असत्य था। सारे डब्बे खाली पाए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर जीत सही है तो हार पर बवाल की धमकी क्यों? नेपाल वाली धमकी देकर कैसे बचेगा लोकतंत्र? तो स्वागत है आपका आर पार के इस बेहद खास एडिशन में। आइए विश्लेषण देख लेते हैं। रिजल्ट से पहले धमकाने का विश्लेषण, हार का डर, एग्जिट पोल के सर्वे से विपक्ष में खलबली है।
चुनाव हारने पर सियासी पकड़ कमजोर होगी। लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, नीतीश बाबू की सरकार है। चुनाव आयोग पर दबाव, जनता का भरोसा नहीं जीता तो हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर, इलेक्शन प्रोसेस पर फोड़ने की तैयारी है, जैसा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में करने का प्रयास हुआ राहुल गांधी का। अगर हार गए तो पूरा का पूरा ठीकरा इलेक्शन कमीशन पर, जनता पर। अब चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल, चुनाव हारने पर निष्पक्ष चुनाव पर सवाल उठाने का मुद्दा मिलेगा। एसआईआर का विरोध को भुनाने का भी एक मौका मिलेगा। यह सबसे बड़ा पॉइंट है, सामाजिक तनाव बढ़ाने की कोशिश। नेपाल बांग्लादेश के नाम पर जेन-जी को उकसाने की कोशिश है, जेन-जी को उकसाने की कोशिश है। जेन-जी को उकसाकर सामाजिक तनाव बढ़ाने और सियासी लाभ उठाने की कोशिश होगी। आइए आता हूं मैं आगे। बड़ा सवाल क्या है, बड़ा प्रश्न आज का यह है, क्या धमकी तंत्र से लोकतंत्र चलाने की कोशिश हो रही है? मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है? गौरव भाटिया है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने सीनियर एडवोकेट। मेरे साथ आज की इस चर्चा के अंदर राजीव रंजन है, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जेडीयू के, और साथ ही साथ प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ चीफ स्पोक्सपर्सन है कंचना यादव, प्रवक्ता राजद की हैं। देव ज्योति हैं, नेता वीआईपी के। प्रदीप गुप्ता हैं, एक्सेस माई इंडिया के। डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। पप्पू यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मेरे साथ मौजूद। इंडिपेंडेंट, सीधा उन्हीं का रुख करता हूं। पप्पू जी, आपका स्वागत है। और आपसे मेरा पहला प्रश्न यह है, पप्पू यादव, क्या आपको लगता है पप्पू जी, धमकी तंत्र से काम चलेगा? जो राजद के एमएलसी ने बोला कि अगर हम हारे तो नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे, और उस पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है कुछ मिनट पहले। देखिए, एक बात समझिए, मेरी बात गौर से, कि लगातार बक्सा का ट्रक का पकड़ाना, आप हमेशा ना संवेदनशील बात मत करिए भैया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। चुनाव हार जीत लोकतंत्र में लगा रहता है। नीतीश कुमार जी को अंतिम पारी बेचारी वो खेल रहे हैं, दया उन पर कृपा है। 65% महिलाओं के आड़ में जो भी करना हो, ऐसा अपना बीजेपी बोल ही रही है। और कोई 108, कोई 95, कोई 99, कोई 96 दे ही रहा है। और अगली बार भी एग्जिट पोल क्या कहा था बिहार के बारे में, 9 सीट चोरी करके 5 साल रह गए। उसके बाद हरियाणा के बारे में क्या बात हुई थी? लोकसभा में सारे एग्जिट पोलों ने 250, 300, 350, तो मेरा उस पर नहीं जाना है, हम उस सब पर विवाद नहीं करेंगे। देखिए, अपने लोगों की अफजाई करने के लिए कोई भी आदमी जब इस तरह का वातावरण बनता है, तो ये बात लोगों के एक सेंटीमेंट में ठीक है कि हम कोई कोई बात होगी, इस तरह का होगा तो खून की नदियां बहा देंगे, ऐसा कर देंगे। कोई एक नई बात नहीं है। जब किसी जात, कौम, धर्म को आप हरामी कहते हो, कट्टा, बम, बारूद, गाली गलौज करते हो, तब आप मुद्दा नहीं बनाते हो। जब आप जेबर, भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली करते हो, तब वो बात नहीं होती। मैं कुत्ता बिल्ली की बात ही नहीं कर रहा। अगर उन्होंने बोला, जेडीयू के, एक सेकेंड, जो एमएलसी ने बोला, और मैं बता रहा हूं, एमएलसी ने बोला अगर गड़बड़ हुई तो बिहार बांग्लादेश और नेपाल बन जाएगा। मतलब ये तो धमकी की कोशिश है ना। एमएलसी की राजद के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करा गया। नहीं, मेरी बात समझिए कि संदर्भ देखिए, प्रोस्पेक्ट देखिए, और आप उसकी फीलिंग देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि बड़ी खबर, पटना में एमएलसी के खिलाफ, सुनील सिंह जो कि राजद के एमएलसी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। डीजीपी के आदेश के बाद एफआईआर बाकायदा दर्ज करी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो, और उन्होंने कहा था गड़बड़ हुई तो नेपाल बांग्लादेश बनाएंगे। पप्पू यादव, आपका रिएक्शन? अब तो एफआईआर तक दर्ज कर दी गई है, जवाब? भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एफआईआर और ये सारी चीज़ें, इनको पीएम पर एफआईआर नहीं होगा, अन लोगों पर एफआईआर नहीं होगा, कॉमन मैन पर। तो पीएम ने बोला थोड़ी है पप्पू जी, शब्द के पप्पू जी, पीएम साहब ने थोड़ी बोला है कि मैं बिहार को नेपाल और बांग्लादेश बना दूंगा। पीएम साहब ने बोला है क्या?
भैया मेरी बात सुनिए ना। मैं तो सुन ही रहा हूं गिरिराज आपकी ने बात, तो पप्पू हरामी जी। कहा, किसी ने तो कुछ कहा, गिरिराज ने तो हरामी कहा। सर पीएम तो कट्टा, बम, बारूद और जाति की बात कर देते हैं। सर ऐसा थोड़ी है कि इतनी गाली गलौज की बातचीत होती है क्या कभी राजनीति में? हम लोग भी तो राजनीति करते हैं। ठीक है। और राजनीति में भैया मैं मानता हूँ सुचित्रता होनी चाहिए और शब्द का चयन होना चाहिए, लेकिन उसके सेंटीमेंट को देखिए ना लगातार। अगले बार एक सेकंड, ये बड़ी खबर है। ये तो धमकी तंत्र है लोकतंत्र के अंदर। गौरव भाटिया ऑपोजिशन ये कह रहा है, गौरव भाटिया ऑपोजिशन ये कह रहा है कि अगर सही नहीं होगा तो फिर गलत होगा। सर मैं तो नहीं आपके साथ बैठ पाऊंगा सबके देखिए साथ। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले तो एक सेकंड पप्पू जी, 40 सेकंड रुकिए आप। गौरव भाटिया बोल रहे हैं, फिर आप बोलिएगा। एक सेकंड। एनडीए की सरकार पुनः बनेगी और बेहतरीन प्रदर्शन हम करेंगे, क्योंकि बिहार की जनता भी कह रही है विकास चाहिए, बकवास नहीं। और मैं सुन रहा था पप्पू यादव जी को, मुझे शर्म आ रही थी। उनके मुंह से क्या निकला? एक बार उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा लोकतंत्र मजबूत है, बल्कि जो आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, उनके लिए इन्होंने कहा इसमें गलत ही क्या है? अरे क्यों नहीं निंदा करोगे? चुनाव लड़ते हो, कर्नाटका जीते, तेलंगाना जीते, हिमाचल जीते, ईवीएम अच्छी है, इलेक्शन कमीशन अच्छा है, लेकिन इनको पता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी के नेतृत्व में वंशवादी भी, भ्रष्टाचारी भी और सांप्रदायिक राजनीति भी करते हैं। ये चुनाव हार रहे हैं, तो ठीकरा कहाँ फोड़े? तो यही फोड़े। और पप्पू जी मैं आपसे कहता हूं, बर्बादे कांग्रेस करने को एक ही पप्पू काफी था। यहां हर शाख पे पप्पू बैठा है, अंजामे कांग्रेस क्या होगा ये जनता कह रही है। और आखिरी चुनाव राहुल गांधी का ना हो। अभी शकील अहमद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जी गौरव क्यों दिया? उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस पार्टी जो अब नेतृत्व है वो काम करने लायक नहीं रही है। अरे जंगल राज की वापसी आप करवाना चाहते हैं, कट्टे लहराना चाहते हैं। बिहार विकास के रास्ते में आगे बढ़ रहा है। अब बात होगी महिला सशक्तिकरण की। इनका एमवाय अमीश जी है मुस्लिम और यादव, और हमारा एमवाय है महिला और युवा। और कल आप देखिएगा पप्पू चाहे ये वाले हों चाहे दूसरे दिल्ली वाले हों जो कोलंबिया में थे 58 दिन तक गायब थे। ठीक है गौरव, यू मेड योर पॉइंट। गौरव यू मेड योर पॉइंट। पप्पू यादव की बारी है। पप्पू यादव, बीजेपी और एनडीए कह रहा है कि आपको हारना ही है क्योंकि मेहनत आपने करी नहीं है। भैया सुनिए, अब नीतीश जी की कृपा पर मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। इनके पहलगाम, पुलवामा से लेकर के दिल्ली ब्लास्ट तक इतने कायर जो प्राइम मिनिस्टर एक चीनी मिल नहीं लगवा सके हों, और जब भी जाते हो तो वो मोबाइल की बात, वो रील्स की बात, जो रील्स बच्चे बनाते हैं, वो 20 साल पहले 20 साल में गुंडा राज, इंस्पेक्टर राज, भ्रष्टाचार राज, ये तो नीतीश जी की असीम कृपा समझिए। इनको देखिएगा इस बार जदयू से कम वोट सीट आएगी, तो मेरा उस पर नहीं जाना। इनके तरह पप्पू ये वो प्राइम मिनिस्टर का मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, हेमंत जी का भी। पहले सुनिए, अभी पूछ रहा हूँ आपसे सवाल। एक मिनट सुनिए ना भैया, फिर वही बात। भैया आप मेरी बात सुनिए, मैं पूछ रहा हूँ भैया, क्यों शर्मा रहे हैं? अच्छा नहीं लगता है डायपर पहन रखा है क्या? एक सेकंड, एक करके बोले, एक करके बोले, करके गौरव भाटिया वो आपके बीच में नहीं बोले। हैव सम पेशेंस। नहीं तब मैं गौरव जी, नहीं तो क्या मैं सवाल नहीं गौरव जी आप पूछिए, आप अपने टर्न पे पूछिए ना गौरव भाटिया। गौरव भाटिया एक सेकंड अपने टर्न पे पूछिए। पप्पू यादव बीच में नहीं बोले हैं कि ये पप्पू पार्टी की सीटें कितनी आएंगी। भैया मेरी बात आप समझिए। भैया मैं आपको बहुत क्लियर कह देना चाहता हूँ, हमसे कोई भूल हुई, हम लोगों ने कैंप को लेट से शुरू किया। नीतीश कुमार जी ने अंतिम में सभी विधानसभा में 40,000 30,000 कह रहे कि हमने हर महिलाओं को दे दिया। ये माय की बात करते हैं, हम पान हैं, ततमा हैं, शर्मा हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति, हम अम्बेडकरवादी, राम जाति, हम अपर कास्ट में भी ललित नारायण मिश्रा जी के पोते, केदार पांडे जी के पोते, हमने 11 ऊंची जात
को टिकट दिया है, चलिए, मैं हमको उत्तर ये देता ना ज्ञान दें प्लीज। हम इतना जानते हैं नहीं, हमको कोई उत्तर की आपकी जरूरत नहीं, हम सुनेंगे भी नहीं, हम लेफ्ट हो रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा सुनिए, आपने कि किसी की बीजेपी सुनी है क्या? कभी आप तो जिंदगी कट्टे में वाले हैं। सर बीजेपी सुनिए कट्टे ना, वाले सुनते फिर थोड़ी ना देखिए है, ये वो क्या तो बकबक पट्टी कर में रहे रख हैं। के दाग देते हैं। अरे भैया बकबक आप कर मैं रहे हैं। एक बात आपको बता देना मैं चाहता अगर हूं। आपकी बात सुन रहा हूं तो इनको ये किस भाषा तरह की की चर्चा है? आप कह रहे हैं हम सुनेंगे ये नहीं। भाषा की, इसको ये भाषा की कौन सा मर्यादा कट्टे वाली बोलिए राजनीति ठीक कर रखने, रहे हैं? बताइए। ये नहीं, मैं भाषा आपसे की पूछ रहा हूं, मर्यादा आपकी बोलिए, बात मैंने सुनी। ठीक है, इनको अपनी ठीक अपनी बात रखने। में बोलेंगे। पप्पू जी आप अपनी बात को ये- कंप्लीट करिए, फिर गौरव भाटिया बोलेंगे 40 सेकंड। आप अपनी बात को कंप्लीट करिए पप्पू जी, 10 सेकंड। मैं अंतिम बात आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि मानवर बीजेपी 7 जन्म में अपनी सरकार, बीजेपी की सरकार, बीजेपी का मुख्यमंत्री उत्तर बिहार में इस जन्म में नहीं होगा। एक दूसरी बात, नीतीश कुमार जी को अभी तक ये मुख्यमंत्री घोषित नहीं किए। नीतीश जी ने इनके एक बार भी मीटिंग में गौरव भाटिया और किसी में नहीं गया। ठीक है, गौरव भाटिया रिप्लाई। तीसरी चीज ऐसा ये है, पहले तो ऊंट बैठ यहाँ भी वाले जाए तो पप्पू गधा जी से ये ऊंचा मान रहे है, हैं ये कि बीजेपी सरकार वाले के एनडीए की पता है। बनेगी। अच्छा, ये आपने क्या बोला और मैं लास्ट के अंदर? समझता आपने हूं बोला एनडीए ऊंट बैठ नहीं एक पा रहा तो परिवार गधा होता है। है। ऊंट बैठ नहीं पा रहा। देखिए पप्पू जी, जाइए मत ना छोड़कर। पप्पू जी देखिए, अब सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना पप्पू जी, छोड़ के मत जाइए। 20 डिबेट में बिल्कुल फुल फ्रेम काटिए पप्पू यादव जी को, फुल फ्रेम काटिए पप्पू यादव जी को। पप्पू यादव जी छोड़ के मत जाइए, ऑडियो खोलिए। पप्पू जी छोड़ के मत जाइए, पप्पू जी छोड़ के मत जाइए, सवाल का जवाब दीजिए ना। लगता है आपने माइक को हटा दिया। गौरव भाटिया रिप्लाई। देखिए अमीश भाई, ये क्यों भाग गए आप समझिए। आपके तीखे सवाल, हमारी तीखी टिप्पणियां, और ये कट्टों वाली राजनीति करते हैं। ये गोलियां तो चला सकते हैं, लेकिन शब्दों के बाढ़ इनके चलाने का बस में नहीं है। ये हम पे कर रहे थे टिप्पणी। आपने बिल्कुल सही आप बोला। आप बताइए, कहते थे आरजेडी के लिए कि कांग्रेस तो ऊंट है, और अगर ऊंट बैठ भी जाता है तो गधे से ऊपर रहता है। अब आरजेडी को गधा बुलाते हैं, तो किस तरह का इनका तालमेल है? दूसरी बात, तेजस्वी यादव के झूठे वादे, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी। आप जैसे पत्रकार ने पूछा कैसे दोगे? 2,70,00,000 परिवार जी, लेकिन देखिए करोड़ का बजट इन सब पे लगेगा। गौरव हमने 3 बात लाख बहुत करोड़ कर है। ली। मैं बजट आज आपका के विषय पर आना वार्षिक। चाहता हूं। अगर एग्जिट पोल में एनडीए को जिताने की कोशिश है, सुनील कुमार सिंह कह रहा है एग्जिट पोल तो एनडीए करवाता नहीं है, एग्जिट तो पोल मैं तो उसमें एजेंसीज बात- करती मैं हैं। बोल देता और हूं। 18 एग्जिट पोल हुए हैं, 18 में से लगभग 17 एग्जिट पोल एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं कंचना यादव। तो इसके अंदर अगर कल एनडीए जीतता है तो बिहार को नेपाल और बांग्लादेश बनाया जाएगा। ये धमकी क्यों? देखिए अमीश जी, आपने जैसे चिल्लाया ना, ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज, हो गया इन पे एफआईआर। इनके एक सांसद महोदय हैं कंगना रनौत, राष्ट्रद्रोह का केस चलने वाला है उन पर। और खैर पप्पू जी को एक सांसद हैं, वो जो भी आपके चैनल पे बोल रहे थे, आप एक सांसद से, एक ऐसे व्यक्ति से डिबेट करवा रहे हैं जो पजामा भी नहीं पहन सकते हैं। पजामा न पहनने वाला व्यक्ति एक सांसद से डिबेट कर रहा है और तू तड़ाक कर रहा है। मुझे ये शोभा नहीं दिया। तो अगर वो उठकर चले गए, अपने शान में उठकर चले गए तो बेहतर किए। हम पहले ही सोच रहे थे कि आखिर में ऐसे पजामा न पहनने वाले व्यक्ति के साथ एक सांसद डिबेट कैसे कर सकता है। खैर छोड़िए उस पर, बात आते हैं बिहार पर। बिहार में आपने देखा, एफआईआर कर दें, अरे कितने पे करेंगे एफआईआर? सब पे करेंगे, पूरे बिहार पर करेंगे एफआईआर। सासाराम में 8 बजे ट्रक गया, स्ट्रांग रूम में 8 बजे गया, शाम में निकला सुबह 3 बजे। आप बताइए ना, इस पर जवाब क्यों नहीं दे रही हैं डीएम साहिबा कि इतने रात तक क्या कर रहा था, इतने रात तक क्या कर रहा था, और किससे परमिशन लिया था, और किस लिए गया हुआ था? और जब जो ट्रक का ड्राइवर है वो तो फरार है, उसके बारे में पता भी नहीं है। तो गोल गोल घुमाने से जो है जवाब नहीं मिल जाएगा। हाँ ठीक है, ईवीएम उस पर आएगा काउंटिंग के बाद, लेकिन बस सासाराम में ही। और जो 46 जो काउंटिंग सेंटर बने हुए हैं वहां पर ईवीएम नहीं जाएगा। एक ही जगह बस पेटी आप भेज रहे हैं कि वहीं का ईवीएम बस निकलेगा वहां से। आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? आप सासाराम की जो बात कर रही हैं उसके अंदर बॉक्सेस को देखा गया, बॉक्सेस तो खाली निकले। जिन सिक्योरिटी पर्सनल की आप बात कर रहे हैं वो तो खाली निकले। देना चाहता हूं, व्यक्तिगत टिप्पणी हुई, आपने नहीं रोका। एक हाँ, उत्तर नहीं सुनिए,
सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ बिल्कुल अमीर जी, बस उनसे जवाब लीजिएगा, मुझे लगा आवाज नहीं आ रही। सासाराम में जो डीएम महोदय हैं उन्होंने खुद बताया कि शाम में 8 बजे गया था ट्रक, 7:59 नहीं, मैं सारी बात रात में आपकी 3 बजे उसकी जांच हुई। लेकिन सुनील क्या सिंह ये क्यों बोलेंगे कि हम बांग्लादेश और नेपाल बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? सुनील सिंह जी ने यह कतई नहीं बोला कि हम बांग्लादेश और नेपाल बनाएंगे। सुनील सिंह जी का कहना था कि महाराष्ट्र, दिल्ली, हर जगह से जो बच्चे आए हैं ना बिहार में परिवर्तन के लिए, जो सिस्टम उन्होंने बोला गलत ना करें वरना सड़क पर ऐसा दृश्य दिखेगा जिसकी कल्पना नहीं करी जा सकती। उन्होंने धमकाया, उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स को धमकाया। मैं कहना चाहता हूं, ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, उन्होंने धमकाया, उन्होंने बोला गलत ना करें, सड़क पर ऐसा दृश्य दिखेगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बिहार में नेपाल, बांग्लादेश जैसा नजारा देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा क्या बोलेंगे कंचना यादव? इससे ज्यादा क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए। मैं आपको क्या बता रही हूँ, हम किसी भी कुर्बानी को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जनमत का, लोकतंत्र का हम तो जनमत क्या होता है? आपको लोकतंत्र की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन में भरोसा करना पड़ेगा ना। आप हर जगह नेपाल थोड़ी बना देंगे। बंद हो रहा है, क्या कुर्बानी देंगे? कैसे बंद हो रहा है? क्या कुर्बानी देंगे? किसकी कुर्बानी लेंगे? किसकी कुर्बानी देंगे? रात भर क्या की, कैसे गया वीवीपैट? कितनी बड़ी बात है आप बोल रही हैं। ईवीएम को जो बॉक्सेस होते हैं कैसे गया? ओके, मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। गौरव भाटिया, कोई भी कुर्बानी हम देने को तैयार है, लेकिन गलत नहीं होने देंगे। नहीं, सबसे पहले तो व्यक्तिगत टिप्पणी कर रही है, मेरी छोटी बहन है, और दूसरों के पैजामों पे इनकी नजर क्यों रहती है मैं समझ नहीं पाया। तो अमीश भाई, मैंने एक तस्वीर देखी, फिर मुझे समझ में आ गया कि छोटी बहन दूसरों के पजामे क्यों देखती है। ये देखिए, लालू प्रसाद यादव हैं, ये कुर्ते के नीचे कुछ पहने हैं कि नहीं, और एक महिला बैठी हुई है सामने। अरे अच्छा, इसलिए आरजेडी में लालू प्रसाद यादव केवल कुर्ता पहने या नीचे कुछ नहीं पहने, मुझे नहीं पता, वो अब मेरी छोटी बहन बताएंगी। हो सकता है आरजेडी में ट्रेनिंग ऐसे ही देते हो कि कुर्तों के नीचे झांको। ये चुनाव का आज मुद्दा है कि कंचना यादव को बताना है कि किसके कुर्ते के नीचे शॉर्ट है, पजामा है या कुछ नहीं है। अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है, ये आरजेडी की संस्कृति है, लालू प्रसाद यादव ने शुरू करी है। भैया पूरा देर देखा था। छोटी बहन शांत हो जाओ। छोटी बहन, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों के कुर्ते के नीचे क्या है आप देखो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आज जो मुद्दा है कि अब हम वही करेंगे। विषय से बाहर निकलना चाहिए, विषय पर आना चाहिए। राजीव रंजन भी इंतजार कर रहे हैं, अनुराग भदौरिया साहब भी इंतजार कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी बिल्कुल, आप गौरव भाटिया अपनी बात पूरी करेगा, लेकिन राजीव रंजन भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्विकली गौरव भाटिया, हर कुर्बानी देने को हम तैयार हैं, बोला कंचना यादव ने। आपका जवाब? देखिए, सबसे पहले तो ये ब्लैकमेल और धमकियां बिहार में चलने नहीं जा रही हैं। एफआईआर हो गया है और गिरफ्तारी भी होगी। देखिए, ये लोकतंत्र और जनादेश का अपहरण करने वाले लोग, जंगल राज वाले लोग, ये ट्रेलर समय समय पर दिखाते रहते हैं। लखीसराय में दिखाया, बिहार के अन्य इलाकों में विधानसभा चुनाव के दौरान इनके कई कारनामे सामने आए। और ये ताज़ा बयान, ये हैरानी पैदा करने वाला बयान है। ये जिसका लोकतंत्र पे यकीन होगा, जिसका संविधान में यकीन होगा, वो ऐसे बयान कैसे दे सकता है? आपके पैनल में अभी पप्पू यादव बोल रहे थे, अगर निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं होता तो कंचना यादव की पार्टी ने भी उनको सिंबल के लायक नहीं समझा था। और जहां राहुल गांधी का वो नाम लेते हुए थकते नहीं हैं, राहुल गांधी ने भी उन्हें धक्के मार करके किनारे कर दिया। और इंडिपेंडेंट लड़े पप्पू यादव, चुनाव जीत करके आए। ये निर्वाचन तंत्र की निष्पक्षता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि पूरे बिहार में हम 30 सीटें जीत रहे थे 40 में, लेकिन एक सीट ऐसी थी जिसमें किसी पार्टी का सिंबल नहीं होने पर भी पप्पू यादव जीते। यही है चुनाव आयोग की निष्पक्षता का सबसे बड़ा प्रमाण। और जहां तक चुनाव का सवाल है, इन्हें अपनी पार्टी के नेताओं से फीडबैक मिल चुका है। मैं एग्जिट पोल्स की विश्वसनीयता पर बहस नहीं करूंगा, लेकिन इतनी बात तय है कि जो हमारा फीडबैक है उसके आधार पर हम कह सकते हैं। और जो इन्हें मिला फीडबैक, एग्जिट पोल सही हो गलत हो अलग बात है, कल नतीजों में आप जीतो या राजद जीत के आए वो अलग बात है। लेकिन अगर आप भी हारते हो, कल हम मान लेते हैं आप भी हारते हो,
तो क्या आप बोलोगे चुनाव आयोग गलत है? क्या आप बोलोगे कि बिहार को हम नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे? बीजेपी और आप हार जाते हो मान लिया कल चुनाव, तो बिहार और बांग्लादेश बना देंगे आप लोग? बिहार को नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे आप लोग? देखिए, हमारे ये और बात इनके, कहां तक सही है? हमारे और इनके संस्कार और इनके राजनीतिक संस्कृति का बुनियादी फर्क समझ लीजिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में हमारी केवल 43 सीटें आई, लेकिन हमने कहीं भी निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े नहीं किए। जनता ने जनादेश दिया है सर आंखों पर। जीतते हैं उनका आभार, हारते हैं तो उसका मंथन। ठीक है, पॉइंट है। वैसे हमें पूरा यकीन है कुछ कहना कि हम प्रचंड जनादेश हासिल करने जा रहे हैं और ये करारी से। ओके, देव ज्योति, ये धमकी तंत्र क्यों? जी 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 हम नहीं, ये धमकी तंत्र नहीं है। वो कह रहे यही संस्कार है। गिरिराज सिंह जी कोई एकदम नहीं, कोई संस्कार नहीं है। गिरिराज सिंह जी का क्या संस्कार है? गिरिराज सिंह जी कौन यूनिवर्सिटी से पास किए हुए हैं? उनका भाषण सुनिएगा ना तो हम लोग उल्टी हो जाता है। आज जो है हम कहना नहीं चाहते हैं, हम एग्जिट पोल में आना चाहते हैं कि नहीं, सुनील सिंह जी ने क्या कहा है? सुनील सिंह जी ने कहा है कि अगर कोई बेईमानी करेगा, पिछले बारी तो 8 सीट 9 सीट बेईमानी से हराया आदरणीय तेजस्वी यादव जी के पार्टी को। हम लोग एनडीए में न थे उस समय, हम लोग नहीं देख रहे थे। तो आप बेईमानी कर रहे थे? हम लोग नहीं देख रहे थे। आपने हमारा ही हमारा ही नहीं हमारे एग्जिट पोल में तो हमारे को 0 सीट दिखाया था 2020 में एग्जिट पोल ने। तो हमारे ही वीआईपी पार्टी के 4 सीट के ताकत से आदरणीय नीतीश कुमार जी के सपोर्ट में बैसाखी में सरकार बनी बिहार का। हाँ, हम लोग नहीं जान रहे हैं कि बीजेपी क्या चीज़ है, भाजपा क्या चीज़ है देश में। राम नाम जपना पराया माल अपना, हम लोग नहीं जान रहे हैं। मतलब हम अगर कोई बात है कह रहे हैं, अगर इंडिया ब्लॉक का कोई नेता कह रहा है तो उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। और गिरिराज सिंह कौन जो है एकदम रामचरितमानस। कृपया करके ध्यान में डाल दीजिए, अगर कुछ तोड़ा मरोड़ा गया तो बता दीजिए, गलत ना करे, वरना सड़क पर ऐसा दृश्य देखने मिलेगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बिहार में नेपाल बांग्लादेश जैसा नजारा देखने को मिलेगा। बिहार के लोग जग चुके हैं, बिहार को नेपाल बांग्लादेश नहीं बनाए। गड़बड़ी हुई तो उम्मीदवार बाहर आएगा या अधिकारी बाहर आएगा? अब बताइए। ये जनता का आंदोलन है, ये जेपी की धरती भी है, इसलिए ये जयप्रकाश हुई है ये जेपी की भी धरती है, वो धमकी ही मानी जाएगी। जय प्रकाश की धरती है। जेपी आंदोलन इसी जगह हुआ है। जेपी आंदोलन इमरजेंसी भी फेस किया है इस राज। लेकिन अगर कोई अधिकारी बेईमानी करते हुए पाया जाएगा, और ये धमकी नहीं है, एनडीए का डीएनए हम जानते हैं। था क्या? ओके, राजीव रंजन झा। देखिए, अब सवाल इस तरह के जो बेसुरे सुर है ना, जनता ने उनको ठीक कर दिया है। जनता का जनादेश उसको ये समझ चुके हैं, इन्हें भी फीडबैक मिल चुका है कि एक बड़ी हार और एक ऐसी शिकस्त जिसको ये झेल नहीं पाएंगे, वो इनके मत्थे कल लगने जा रही है। देखिए, जब जनादेश आप जनता का आशीर्वाद समझते हैं तो हार या जीत दोनों स्थितियों में आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। आपके भरोसे का आधार जनता है और जनता ने तय कर लिया कि आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कि आपसे जो गलतियां हुई हैं उसका दोहराव, इतिहास का दोहराव बिहार की जनता नहीं चाहती। एक ऐसी सरकार जिसे नौकरियां दी, रोजगार दिया। क्या आपको लगता है ये धमकी नहीं है? 50 सेकंड। देन गौरव भाटिया। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। समाज के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो बीजेपी की सरकार है भैया, फट से एफआईआर हो जाती है। विजय शाह पे तो हो जानी चाहिए थी ना। ब्रेकिंग न्यूज तो आपने नहीं बनाई अमीश जी कि विजय शाह जिसने सूफिया कुरैशी हमारे देश की एक बहादुर सैनिक को आतंकवादी की बहन बोला, उस पर एफआईआर हो गई। चल रहा है, कमाल कोर्ट में मामला चल रहा है, कहां विजय शाह आ गया? आप भागने लगे जैसी बीजेपी फंसी वैसे भागने लगे। कमाल की बात है अमीश जी, आपको भी, आप भी महान है वैसे। हमने क्या कोई गलत बोला क्या? लेकिन मैं जानता हूं अच्छे से। सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये धमकी नहीं है तो क्या है? सुनील कुमार सिंह ने धमकी नहीं दी तो क्या दिया है? अरे मैंने कहा कि इस देश के अंदर में कोई भी अगर ऐसी बातें करता है तो एफआईआर होना। तो फिर सूफिया कुरैशी पे जब बोला था विजय शाह पे एफआईआर हुई क्या?
जाखड़ा ने जिसने बोला था कि वो वीरांगना का भाव नहीं था जो हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा, एफआईआर हुई क्या? वो तो क्या हुआ? क्या हुआ अभी तक बताइए ना, क्या हुआ एफआईआर में? क्या हुआ? निकाला क्या पार्टी से? पठानिया जिसने क्या बोला था, पठानिया विधायक ने, एक मिनट से, पठानिया, अरे आप तो बीजेपी के प्रवक्ता से चिल्लाने लगते हैं भाई, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपको क्यों दर्द होने लगता है? दर्द बीजेपी को होगा, दर्द आपको होने लगता है। अरे आप तो एंकर हैं, मुझे बोलने दीजिए, आप परेशान हो जाते हो भाई, मुझे तो धन दो प्रभु, आप क्यों परेशान हो जाते हो? आप तो इतने ईमानदार पत्रकार हैं और आप परेशान हो जाते हैं। परेशान आप बराबर की बात करने लगते हैं, हमारा आपका झगड़ा थोड़ी है। अरे प्रभु, झगड़ा मेरा बीजेपी से मतभेद है विचारों का, आपसे नहीं है। आप क्यों बीच में आ जाते हैं? मेरा निवेदन है विषय पे रहिए। तो मुझे बोलने दीजिए। तो विषय पे हूं मैं, इसीलिए मैं एफआईआर पे बात हो रही, तो एफआईआर पे बोल रहा हूं मैं। पठानिया जी एक इनके विधायक थे जिन्होंने आर्मी के लिए क्या बोला था, एयरफोर्स के लिए निकम्मे बोला था ना, क्या उनके ऊपर एफआईआर हुई? नहीं हुई ना। तो सवाल ये उठता है कि आपने सुनील सिंह पे एफआईआर की, अच्छी बात है, समाज के अंदर किसी ने गलत बोला, आपने एफआईआर की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के खिलाफ बोल देंगे, सेना के खिलाफ बोल देंगे, समाज के खिलाफ बोल देंगे, एफआईआर नहीं होती है। इस बात में सवाल उठा रहा हूं। दूसरी बात, जहां तक कि देखो, मैं कंचना जी, मैं आपसे भी कह रहा हूं, आजकल जब आर पार शुरू होता है, एक प्रवक्ता जैसे ही आता है, लोग 5 मिनट टीवी बंद कर देते हैं, 5 मिनट बाद देख लेते हैं, सब सही तरह से कपड़े पहने तब ऑन करते हैं। ओके गौरव भाटिया, इसलिए आप कंचना जी से बुरा मत मानिए, गौरव भाटिया 5 मिनट ऑफ कर देते हैं टीवी, 5 मिनट बाद ऑन करते हैं कि भाई विशेष प्रवक्ता है जो पतलून पहनना भूल जाते हैं। ओके गौरव भाटिया, उसके बाद रिप्लाई टू अनुराग भदौरिया, ऑडियो डाउन। ओके गौरव जी, देखिए, जब टूटी साइकिल के प्रवक्ता आते हैं ना हरा कुर्ता पहन के, तो लोग अपना टीवी तोड़ देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कपड़े भी नहीं पहनेंगे और वैसे भी नंगे हैं। और मैं तो इनसे इतना कहूंगा, आज आए हैं बिहार में, इनकी सीटें कितनी आ रही हैं? अरे अच्छा, ये तो सीटें लड़े ही नहीं बेचारे, इनके पास तो एक भी सीट नहीं है। और देखिए अखिलेश यादव क्या बोल रहे थे, अखिलेश यादव बोल रहे थे बिहार में अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन रहे थे, कह रहे थे 300 सीटें आएंगी, ये मेरे हाथ में है उनका बयान, और आई कितनी हम सबने देखा। तो ये टूटी साइकिल के बस का नहीं है। ये लोग क्या करेंगे? आतंकियों के साथ खड़े रहेंगे, ये खड़े रहेंगे जितने घुसपैठिए हैं उनके साथ। अरे आज मुद्दा ये है कि एनडीए 5 पांडवों की तरह धर्म के रास्ते पे चलते हुए अगली सरकार बना रही है, और कल ये जो हरे कुर्ते वाले नंगे प्रवक्ता घूम रहे हैं टूटी साइकिल में बिना सीट के बीजेपी के इनको अखिलेश यादव अपने जूते उठवाता है, बता दीजिए। ये लोग कल दिखाई नहीं देंगे, घुसपैठिए चले गए हैं। अरे तुम कौन हो? 2 कौड़ी की तुम्हारी हैसियत, कितनी सीटें लड़ रहे हो बताओ? तुम बताओ कितनी सीटें लड़ रहे हो बिहार में? तुम्हारी औकात क्या है? जहां से तुम लोग निकलते हो लोग थूकते हैं, मालूम है तुम्हें? तुम्हारे ऊपर लोग थूकते हैं, और मैंने तो देखा है, थूक के कहते हैं थूक में भी खराब हो गए। तुम्हारे जैसे लोगों को देख करने लग गए, आ गए ना। अरे तुम्हारी कितनी सीटें आएंगी बताओ? भाषा ठीक करिए आप लोग। भाषा नहीं आती। अरे भगोड़े कहीं के, ठीक भगोड़े कपड़े पहन के बैठे। एक बार ये अनुराग भदौरिया चुनाव में निकले थे, तो एकदम से पता चला तो आपकी भाषा भी बारिश हो रही है, तो लोगों ने बताया जनता थूक रही है तुम पे, जमाने जब्त हो गए बेचारे की। हो गया, ठीक है ओके। कंचना यादव वांट्स टू से समथिंग, प्रदीप गुप्ता वांट्स टू से समथिंग। प्रदीप गुप्ता, आपने कल एग्जिट पोल क्या करा? एमएलसी आरजेडी के कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में एनडीए को जिताने की कोशिश है। बिहार के लोग जग चुके हैं, अगर बिहार को नेपाल और बांग्लादेश नहीं बनाए, और अगर कहीं गलती होती है तो बिहार में नेपाल और बांग्लादेश जैसा नजारा दिखेगा जिसने किसी की कल्पना भी नहीं करी होगी। बताइए, कल एग्जिट पोल आपने क्यों दिखाया? ये तो लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत हो गई है। अमित भाई, ऐसा है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल नेताओं के उस पे वक्तव्य पे कमेंट कभी नहीं करता हूं। उनको जो सूट करता है वो कहते हैं और वो खुश होता है। जहां तक सवाल है कि हमने एग्जिट पोल किया है, एग्जिट पोल के मायने हमारे नजरिए से और करीब करीब सभी के नजरिए से एक होता है। कल जब इलेक्शन कमीशन में रिजल्ट आएंगे उस पे आपको नंबर, सीटें, कौन जीत रहा हार रहा तो मिल जाएगा जी। उसमें ये कतई नहीं मिलेगा कि जिसने भी जिसको वोट किया है वो क्यों किया है,
अमुक अमुक डेमोग्राफी, आप एज की बात कर लीजिए, जाति की बात कर लीजिए, समुदाय की बात कर लीजिए, व्यवसाय के हिसाब से बात कर लीजिए, महिला पुरुष के हिसाब से बात कर लीजिए, किसने किसको किस तरीके से वोट किया है और किसने किस विषय मुद्दे के ऊपर वोट किया है, ये सारे के सारे सवालों आपकी के नजर जवाब के अंदर अगर मैं आपको समझने की लिखते कोशिश करूं, आपको क्या लगता है एनडीए का नंबर कितना रहेगा, महागठबंधन का नंबर कितना रहेगा? एनडीए का हमारी रेंज है 121 टू 141, मिड पॉइंट है 131 फॉर एनडीए। ओके, जहां तक गठबंधन का सवाल है 98 से 118 उसका मिड पॉइंट है, करीब करीब 110 के आसपास। तो हमारे हिसाब से, हमारे आकलन के हिसाब से तो इसके इर्द गिर्द नंबर रहने चाहिए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन बन रहा है आपके हिसाब से, आरजेडी या जेडीयू? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अमित भाई, उसको वैसे देखा जाना चाहिए आरजेडी ही बनेगी, क्योंकि 143 सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके उलट बीजेपी और जदयू 101 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। तो स्ट्राइक रेट कितना भी हो उसको एक्सीड कर पाना, जो हमारे आंकड़े हैं कम से कम उसके अनुसार, तो वो संभव नहीं लगता। तो आरजेडी स्वाभाविक है कि पहली पार्टी बनेगी, क्योंकि सीटें इतनी ज्यादा। एक सवाल है, कंचना यादव हमारे साथ हैं, आरजेडी की स्पोक्स पर्सन। कंचना, एग्जिट पोल तो होते ही हैं, हर चुनाव में एग्जिट पोल होते हैं, कई बार सही निकलते हैं, कई बार गलत निकलते हैं, तब भी उनको कसौटी पे कसा जाता है, सही निकलते हैं तब भी कसौटी पे कसा जाता है। तो एग्जिट पोल से दुश्मनी क्यों? पोलस्टर्स डू देयर जॉब। सुनिए ना अमित जी, क्योंकि मैं कल से नहीं, सुनिए अमित जी, कल से मैं प्रदीप गुप्ता जी के जो ओपिनियन एग्जिट पोल आया है उस पर डिबेट कर रही हूँ। शायद पहली बार ऐसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है, तो मैं इनसे यही बस पूछना चाह रही हूँ कि हमारे जो रेंजेस दिए हैं आपने, जो आपके डेटा में आया हुआ है आरजेडी के लिए, उतनी ही सीटें कैसे आई जितना हम पिछली बार जीते थे? कांग्रेस के लिए रेंज उतना ही है जितना कांग्रेस पिछली बार जीती थी, और सीपीआईएमएल के लिए भी रेंज उतना ही है जितना उसने पिछली बार जीती थी। अच्छा और एनडीए में जब थे मुकेश सहनी जी, उनका रेंज उतना ही है 3 से 5 जितना वो पिछली बार जीते थे। तो क्या ये बहुत ज्यादा संतुलन बनाने के चक्कर में तो आपने ऐसा नहीं दिया? हमारा कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, बस मेरा एक क्वेश्चन है। नहीं, दुश्मनी किसी के लिए सवाल है, स्वाभाविक है, सवाल है, किसी से नहीं हो सकता। देखिए कल रिजल्ट आ जाएगा 14 को, बिल्कुल कल सुबह 7 बजे से हम यहीं बैठे होंगे और लगातार पूरा दिन बैठे रहेंगे। ओके प्रदीप गुप्ता। कंचना जी आपने बहुत वाजिब सवाल किए हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। अब मैं कोशिश करता हूं उसके जवाब देने की। देखिए, हम जब पिछले बार की बात कही, आपने पिछले बार से उसको कंपेयर करने की कोशिश की, तो आप ये देखिए राजनीतिक परिदृश्य पिछले बार और आज के समय में क्या है। आप पाएंगे पिछली बार एलजेपी, एनडीए की थोड़ी देर के लिए पहले बात कर लेते हैं, एलजेपी ने चुनाव लड़ा था अलग से और करीब करीब सभी जेडीयू के अगेंस्ट उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए थे, बीजेपी के अगेंस्ट नहीं खड़े किए थे, और उन्होंने 6% मतदान उनको हुआ, उनको मिले मत। दूसरी बात, आपके गठबंधन के पात्र जो है मुकेश सहनी जी की वीआई पार्टी ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा था और उनको 2% मत प्राप्त हुए। इस बार वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब हुआ ये है कि ये जो अर्थमेटिक, आपका ही जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। जी 6% वहां जुड़ गए, जिसमें 2% मुकेश सहनी जी लेके चले गए, तो 4 बचे प्लस एनडीए के पास। अब हुआ यह है कि इस बार प्रशांत किशोर की नई पार्टी आई, जिसको हमारे पोल में 4% मिलते दिख रहे हैं। उस 4% में से भी 75% वोट जो है ऊंची जाति के उनको मिलते जुल रहे हैं, जो कि एनडीए का वोट होता है, जो कि 3 पॉइंट जो है एनडीए से वो लेके जा रहे हैं, और 1 पॉइंट जो उनका आ रहा है, आधा आ रहा है महागठबंधन के तरफ से और आधा आ रहा है जो अन्य लोग चुनाव लड़े थे, जिनका की मत शेयर करीब 18% था, 6 अलग कर दीजिए एलजेपी का, तो वो उसको वहां से मिल रहा है। तो कुल मिला के लब्बो-लबाद ये हुआ कि नेट जो है गेन एनडीए को करीब करीब 1% का होता हुआ दिख रहा है, और बाकी स्थिति करीब करीब वहां के आसपास रहते दिख रही है, जो कि आपको सीटों के लिहाज से नजर है। ओके, कंचना एक मेरा पॉइंट है कि अब आप देखिए एक मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि क्यों आप कम हैं या एनडीए ज्यादा है। मेरा हम्बल पॉइंट ये है, और इसको आप इत्मीनान से इसका जवाब दीजिए, धमकी क्यों, धमकीबाजी क्यों? अरे
अब सुनिए ना, अभी प्रदीप गुप्ता जी इन्होंने सारा लब्बो-लुबाब बताया, लेकिन इसमें इन्होंने एक पॉइंट छोड़ दिया आईपी गुप्ता जी को। आईपी गुप्ता जी क्लेम करते हैं कि 70 से 80 लाख वोटर्स जो हैं उनके समाज के हैं और वो हमारे साथ इस बार अलायंस में रहे और हर साथ में रहे। क्या उनके वोटर्स जो वो कंसीडर किए गए हैं? और ये माना जाता था, ट्रेडिशनली आप ही लोग मानते थे कि वो वोटर्स जो है वो एनडीए में जाते थे, लेकिन इस बार आईपी गुप्ता जी हमारे साथ हैं, अलायंस के पार्टनर हैं। और सबसे अहम बात है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज सारा रिकॉर्ड तोड़ चुका है और युवा सबसे ज़्यादा वोट किए हुए हैं। हालांकि उसका आंकड़ा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं देता, तो खासकर ये कास्ट समीकरण इतना उनके पास जाती है, उतना इसके पास जाती है। इस बार का चुनाव, प्रदीप गुप्ता जी, जो मेरा असेसमेंट है वो ये है कि इस बार का चुनाव जाति समाज सबसे ऊपर उठ के है और खासकर बेरोजगारी का। आपके उसमें मैंने देखा लिस्ट में जाति और समाज उठ के है। ओके, आप ये कह रही हैं, मैं फिर आता हूं, मैं एक सेकंड आप ये कह रही हैं। गौरव भाटिया भी कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप एक संक्षेप में, कल आपको लगता है एग्जिट पोल सही होंगे या आपको लगता है कि ऊंट किसी और करवट बैठ सकता है? मुझे तो पूरा उम्मीद है कि एग्जिट पोल के आकलन के मुताबिक ही परिणाम आएंगे। जैसे कि कंचना जी ने कहा, बिल्कुल दो स्थितियां जो हैं बिहार में जो भिन्न हुई है, जो हिस्टोरिकल है, फर्स्ट टाइम है। बड़ी खबर, तेजस्वी यादव एक्टिव मोड में है, एक्शन मोड में है। सरकारी आवास पर बैठक चल रही है। राजद के सूत्र कह रहे हैं कि सरकार बनाने की तैयारी कर रही है राजद। अब उन्हें उम्मीद है कि कल रिजल्ट्स उनके पक्ष में आने वाले हैं। तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं की काउंटिंग से पहले बड़ी बैठक बुला ली है और पूरी तैयारी कर रहा है राजद। कल राजद के सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी सीएम होंगे। अगर 2-4 सीटें कम पड़ती हैं तो एनडीए को निशाना बनाया जाएगा। एनडीए के छोटे दलों को साथ ले सकता है महागठबंधन। कुछ एनडीए के नेता संपर्क में हैं। यह बड़ी खबर, कुछ एनडीए के नेता महागठबंधन के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। यह बड़ी खबर। तेजस्वी के सरकारी आवास पर इस समय इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। बड़ा अपडेट। गौरव भाटिया, रिजल्ट से पहले राजद उत्साहित है कि अगला मुख्यमंत्री लालू का लाल होगा और अगर 2-4 सीटें कम पड़ती है तो एनडीए के छोटे दल आने को तैयार हैं। खेल बदल गया है। कुर्सी की पेटी बांध दीजिए गौरव भाटिया, क्या होगा कल? देखिए, कल क्या होगा मैं आपको बताता हूं। अमीश भाई, कल विचित्र दिन है। आपको मालूम है क्यों? कल सरकार एनडीए की बनेगी। भाजपा के जेडीयू के हेडक्वार्टर में आप देखेंगे खुशी का माहौल है और लालू प्रसाद यादव के घर में भी खुशी का माहौल होगा। आपको मालूम है क्यों? जो तेज प्रताप यादव है ना, वो मिठाई बांट रहे होंगे। नहीं, चलिए, तेजस्वी हार गया है, खुशी का माहौल और है। मुझे याद आता है, पार्टी से सवाल पूछेंगे, लालू जी से खुद सवाल पूछेंगे। लालू जी के मैंने कई इंटरव्यू करे हुए, अभी नहीं, काफी टाइम पहले। लेकिन माय हम्बल सबमिशन गौरव भाटिया जी, अगर एनडीए को आए कर रहा है तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव का क्लोज ग्रुप, तो इसके क्या मायने हैं? वो कॉन्फिडेंट है, इसका मतलब वो कह रहे हैं एनडीए के छोटे दल छिटकेंगे उनसे। कल क्या होगा मैं तो कह रहा हूं, आप अभी पूछिए। यहां बैठी हैं आरजेडी की प्रवक्ता मेरी छोटी बहन, उनसे पूछिए ईवीएम ठीक है क्या? अच्छा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भरोसा है क्या? कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सुनिए, अभी मेरी बात पूरी हो जाए। अभी भाई बात पूरी करने अच्छा नहीं लगता। मेरी बात पूरी हो, फिर आप चले जाइएगा। मैं अपनी बात पूरी कर लूं ना। अरे पूरी कर लीजिए आप अपनी बात। ओके गौरव, सॉरी गौरव, मेक योर पॉइंट। थैंक यू। दूसरी बात जो आपने कही, हरियाणा के जब परिणाम आना शुरू हुए थे, कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में जलेबी बन रही थी और जब 12 बज गए और पीछे हो गए तो ना जलेबी दिखी ना जलेबी बाई दिखी। तीसरी बात आपने कहा, यह धमकी क्यों दी, जो आज की चर्चा का विषय है। शहाबुद्दीन अमर रहे, तेजस्वी यादव नारे लगवाते हैं, उनके बेटे को टिकट देते हैं, कट्टों का राज होता है, तो इनसे और उम्मीद क्या की जा सकती है? ये तो धमकी ही देंगे। ओके, कंचना गौरव प्लीज, अब आपने अपनी बात पूरा। कंचना यादव। हाँ, धन्यवाद। देखिए गौरव भैया, बोला कट्टों वाली पार्टी है, धमकी वाली पार्टी है, बता देती हूँ, और एनडीए नहीं टूटने वाला है। अरे सुन लीजिए गौरव भैया को मैं बता दे रही हूँ कि साइकिल बहुत सही थी,
जो अखिलेश जी वाली साइकिल बहुत सही थी। गौरव भाटिया जैसे लोगों को बैठा लिए और साइकिल हो गई पंक्चर, और उन्होंने फिर से अपना टायर चेंज करवा लिया, साइकिल मत करो, मुंह से बात आती है, हार्पिक के कुल्ला करके आती हो। अरे भैया पढ़ो लिखो, अभी तो आपने अभी लालू यादव की तस्वीर दिखाई, नीचे से नंगे थे ये लोग, टिप्पणी किया, लालू जी पे टिप्पणी किया, ये कौन बैठा है नीचे, किससे शक्ल मिलती है बताओ जरा। अगर व्यक्तिगत टिप्पणी करनी है तो तुम्हें तुम्हारे को दिखाएंगे कि तुम हो क्या, मुंह खोलोगे, बम्बू मारोगे, हार्पिक के कुल्ला करोगे, गाली गलौज करने आओगे। ये देखो लालू प्रसाद यादव के नीचे कौन महिला बैठी है बताओ। अच्छा मेरा निवेदन है एक करके विकास की बातें करेंगे, सुनेंगे। अगर इनको मुंह का बवासीर है तो हम लोग क्या करें, चर्चा करनी है तो अभी तक करें, अगर नहीं करनी तो बताएंगे। छोटी बहन कह रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि व्यक्तिगत कोई ना हो, मेरा निवेदन है कंचना यादव आप अपनी बात को रखिए। पार्टी की किसी भी कैंडिडेट की, किसी भी विधायक की एनडीए से जरूरत नहीं है। महागठबंधन अपने आप में इतना मजबूत है, सरकार बनाने वाली है कल, और इसीलिए तो देखिए ना पूरे चुनाव में बीजेपी वायलेंट रही है। मोकामा में क्या हत्याकांड हो गया, जगह जगह मैं जेडीयू के बात चलता हूं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले सुधरेंगे नहीं। अभी देखिए हर जगह सीसीटीवी कैमरा बंद हो रहा है, राजीव रंजन वोट चोरी हो रही है। आरजेडी कह रही है खेल बदलने वाला है, नीतीश कल फॉर्मर सीएम हो जाएंगे, बुलाइएगा जरूर, फॉर्मर सीएम हो जाएंगे कल, तेजस्वी होंगे अगले मुख्यमंत्री। नीतीश की चला चली की बेला है, आरजेडी कह रही है नीतीश की चला चली की बेला है और तेजस्वी का उफान है। गौरव जी 2 मिनट रुकिए, गौरव जी 2 मिनट, गौरव रुक गए आप बोलिए। देखिए अमीश जी, हाँ सबसे बड़ी बात क्या है, ये 2, 4, 5 सीटें कम नहीं होने जा रही हैं महागठबंधन की, इनका फासला बहुत बड़ा है। प्रदीप गुप्ता जी की उपस्थिति में मैं कह रहा हूं, एक्सिस के जो भी रुझान आ रहे हो, ये फासला इतना बड़ा है कि हम 2010 के आसपास प्रदर्शन अपना करने जा रहे हैं। जनादेश उस दिशा में बढ़ रहा है। और आज की जो तेजस्वी यादव जी की तथाकथित सरकार बनाने की बैठक है, ये बदहवासी और बौखलाहट में मनोवैज्ञानिक दबाव, ओके, बदहवासी में मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। आरजेडी बहुत पीछे रहेगी, एनडीए बहुत आगे रहेगा। राजीव रंजन सिंह स्पोक्सपर्सन ये बात कह रहे हैं। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, बड़ी डेवलपमेंट हो रही है बिहार के अंदर, उस बड़ी खबर पे आऊंगा, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया, क्योंकि लगातार बड़ी खबरें यहीं आ रही है।